सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज अभूतपूर्व गति से विकास कर रहा है। ये प्रगति केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के दम पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई पहचान बना रहा है। मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत न केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विश्व के लिए विकास तकनीक और अवसरों का केंद्र भी सिद्ध होगा। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ अपने संबंधों पर कहा कि शिकायतें और आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन इनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि परिवारों में भी मतभेद होते हैं, फिर भी संबंध बने रहते हैं। इसी तरह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण है और मेरा भी, लेकिन महागठबंधन की सामूहिक सोच और उद्देश्यों के अनुरूप हम साथ साथ आगे बढ़े हैं। हमारा मकसद केवल बिहार की जनता की सेवा और उनके भविष्य को मजबूत करना है। गिला, शिकवा, शिकायत, ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, वो परिवार के बीच भी बहुत सारी प्रतिस्पर्धा हमेशा रही। क्या माधवराव सिंधिया की माँ और बेटी के बीच में रिश्ते अच्छे थे क्या? व्यक्तिगत रिश्ता खराब था क्या? पॉलिटिकल रिश्ता दो पार्टियों में थी। रास्ते पटना जाने के अलग अलग होते हैं। और घर में यदि सौरभ जी आपको भी कोई माँ या बोल दे कि नहीं नूनू, बाबू, कुमार साहब, लाल साहब, एक भाषा होती है मर्यादा की बोलने की। मैंने तो पहले ही कहा, क्रांतिवीर, कर्मवीर, जनसेवक सब राहुल गांधी के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यदि एक रेस्पेक्ट, हम चाहे तेजस्वी जी हो या कोई हो, मैं यदि रेस्पेक्ट करता हूं तो जरूरी नहीं है कि आलोचना विचारों की हो सकती है। और तेजस्वी जी की का जो अपना सोच है राजनीति की, वो बिल्कुल अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन एक पारिवारिक रिश्तों के तहत और एक महागठबंधन का जो एक स्वाभाविक रिश्ता है, उसके साथ हम लोग मिल करके चले। हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चले और ये यात्रा राहुल गांधी जी की थी। और राहुल गांधी जी के साथ सभी महागठबंधन के लोग एक साथ, जिसमें दीपांकर जी जो बहुत शालीन और गंभीर आदमी है, सभी लोग, हम वीआईपी पार्टी, सभी लोग चले। तो मैं आपको बहुत क्लियर इस बात को कह रहा हूं कि आप बेफिक्र रहें। सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को नई दिशा दी है। उन्होंने डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी नीतियों और वैश्विक सीईओ को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के कारण भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में उभरा है। ये उपलब्धि भारत को विश्व मानचित्र पर नई पहचान दिला रही है और आने वाले समय में देश को तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाएगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बीच में उपस्थित भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, मुख्यमंत्री उड़ीसा श्री मोहन चरण मांझी जी, मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कंपनियों के
CEOs और आप सभी गेस्ट का मैं अपनी ओर से, दिल्ली की ओर से बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का ये उत्सव यशोभूमि में सिर्फ एक सेमिनार या एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि भारत की तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये धरती कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ का केंद्र बनकर के उभरी है। जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही थी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने डिसीजन के साथ, अपने निर्णयों के साथ जो ऐतिहासिक निर्णय लिया दिल्ली के लिए, देश के लिए, उसमें 76,000 करोड़ रुपीस की लागत से आपने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की नई गति और नई शक्ति इस भारत देश को दी। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, DLI और ग्लोबल CEOs को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना, ये भारत का सौभाग्य है। केवल नीति नहीं, आपने अपनी दूरदृष्टि से भारत को ग्रोथ के नए आयाम दिए। मैं जरूर कहना चाहूँगी कि भारत अब केवल कंज्यूमर मार्केट नहीं, ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिज़ाइन हब बन चुका है। विश्व के मानचित्र पर नई पहचान बनकर के उभरा है। मतदाता अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने वर्षों से मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बिहार में इस यात्रा के दौरान देखा गया कि मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके शामिल किया गया, जबकि अन्य समुदाय और आम लोग इससे दूर रहे। रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में वे जिम्मेदारी से ये कहना चाहते हैं कि यदि आज देश में मुसलमान गरीबी और पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की नीतियां हैं। तेजस्वी जी भी ऐसा है, लालू प्रसाद जी ने जो मेहनत करके एक अपना नाम कमाया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके देश का, बिहार का भविष्य को तो ठीक नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने देखा है बिहार में, वो कुछ वर्ग के लोग राहुल गांधी जी का एक यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं इस देश का अल्पसंख्यक मामलों का भी मंत्री हूँ, इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को। राहुल गांधी और उनके लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। अभी बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम समाज के लोग उसमें जुड़ रहे हैं, बाकी जो आम लोग हैं या अलग समाज के लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग को बरगला करके, बहला करके इनके यात्रा में जोड़ रहे हैं। तो मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को मैं देख रहा हूँ, इस देश में मुसलमान अगर गरीब है तो कांग्रेस वजह से गरीब है, बाकी अल्पसंख्यक के लोग गरीब हैं तो कांग्रेस की वजह से गरीब है। उसको उठाने का काम मोदी जी कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान कौम को है। मुस्लिम कम्युनिटी को वोट बैंक बना करके और यात्रा में भर भर करके आगे ले करके गाली दिलवाता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि आप कांग्रेस और इनके कुछ ग्रुप है, इनका वोट बैंक मत बनिए। आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस और इनके लोगों ने वोट बैंक बना करके। इसलिए पूरा मुस्लिम कम्युनिटी राहुल गांधी की इस यात्रा में जो जुड़ने का जो प्रक्रिया चल रहा है, ये ठीक नहीं है। ये मुसलमानों के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। और आम लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं, बाकी गरीब लोग कहाँ जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। इसलिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं राहुल गांधी, ये नहीं करना चाहिए।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह सच्ची और न्यायसंगत हैं। वो कई वर्षों से लगातार इस आंदोलन को शांति और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे उपवास हो, रैलियां हो या सभाएं। ये संघर्ष समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी उनके आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है और हम हर स्तर पर उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। उनकी मांगे बहुत जायज है और आज से नहीं है, कई वर्षों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार अनशन कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का संदेश लेके मैं उनके पास आया था। हमारी पूरी पार्टी, हमारी महाराष्ट्र की इकाई उनके इस आंदोलन का समर्थन करती है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपने बार बार इनसे वादा किया, धोखा दिया, अब इसका समाधान कीजिए। हाई कोर्ट को इनकी मांगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कोई आज एक दिन का आंदोलन नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खड़गे जी को नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें राहुल गांधी की चिंता करनी चाहिए। आज देश की जनता कांग्रेस और उसके नेताओं को नकार चुकी है। जिस तरह खड़गे ने कहा कि भाजपा आरएसएस नीतीश कुमार को कूड़े के ढेर में फेंक देंगे, उसी अंदाज में मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ही कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाएंगे। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है और जनता ने इसे साफ कर दिया है। ने खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अभी तो हाइड्रोजन बम इजाद भी नहीं हुआ है, लेकिन जब जब इन्होंने, मैं 11 साल से देख रहा हूं कि जब जब ये बोलते हैं बम छोड़ेंगे और वो बम फुस हो जाता है, लगता है बैलून में एक कांटी पड़ा, सुई फुस हो गया। तो इनका हाइड्रोजन कौन सा बम है? किसी दुनिया का कोई देश तो नहीं बनाया है इनका हाइड्रोजन। ये उसी तरह से डिफ्यूज होगा। इनके पास कुछ नहीं है, केवल भरम के सिवा। हाँ, भरम का हाइड्रोजन बनाए होंगे तो झूठ कभी टिकता नहीं। सर, दूसरी तरफ बात करें कि लोही पे खड़गे जी की भी नीतीश कुमार जी को उन्होंने टारगेट किया, बीजेपी आरएसएस को लेकर, उनको लेकर बात की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इनको वहां एक तरीके से डंप किया जाएगा, फेंका जाएगा जहां कचरा डाला जाता है। किस तरीके से? एक तो इतने बड़े पद पे रह करके अगर खड़गे साहब की राजनीतिक जीवन लंबी है तो नीतीश कुमार की लेगेसी भी बहुत बड़ी है। ऐसे शब्द का प्रयोग, डंप में तो फेंके जाएंगे राहुल गांधी, जनता फेंकेगी कचरे के ढेर पर। उसकी चिंता वो करें, नीतीश कुमार के लिए चिंता न करें। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि किस भाषा या शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां को उनके मंच से गालियां दी गईं। क्या वो हिरोशिमा और नागासाकी के संदर्भ में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्हें थोड़ा पढ़ना और सीखना चाहिए। अगर वो इस पद के लायक नहीं है और लोकसभा में विपक्ष के नेता की गरिमा नहीं बनाए रख सकते तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी को न भाषा का ज्ञान है, न शब्दों का ज्ञान है और सारी मर्यादाएं तार तार कर चुके। जिस तरह से उनकी यात्रा में प्रधानमंत्री के ऊपर आलोचना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी की मां के लिए जिस तरह से गाली और अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, किस तरह से वो देश को शर्मसार कर रहे हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम की का वो संदर्भ किस में कह रहे हैं? नागासाकी, हिरोशिमा के संदर्भ में कह रहे हैं कि भारत के विनाश के संबंध में कह रहे हैं? आखिर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो विनाश के सिवा तो और कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि एक सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। नेता प्रतिपक्ष को तो ज्ञान ही नहीं है, अभी उनको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नेता प्रतिपक्ष के नाते वो किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे और जिन शब्दों की कोई प्रासंगिकता ना हो, अगर उनमें नैतिकता हो, तो जब इस लायक नहीं है कि वो संसदीय भाषा या एक देश के सांसद के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, तो उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नीतीश कुमार समाजवाद की जो बात करते हैं
लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हुए, जिनका आशय केवल समाज में विखंडन है। आरएसएस बीजेपी को भारत की जनता ने जनादेश दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कम से कम इस बात का आत्मविश्लेषण करें कि कांग्रेस पार्टी आज कहां से कहां पहुंच गई। एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, 3 राज्यों में रह गई है। तो वो इस बात को करें कि ये कहने के बजाय लगातार आरएसएस को या बीजेपी को, प्रधानमंत्री को गाली देने के बजाय वो अपने को देखें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई। जनता ने उन्हें नकार दिया है और यही कारण है कि वो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी के पास न तो कोई ठोस मुद्दा है और न ही कोई दृष्टि। वे सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। जनता अब ऐसे नेताओं को पहचान चुकी है और गुमराह नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस के जो अस्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष हैं, बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। आजकल वो केवल मीडिया में बने रहने का एक बहाना खोजते रहते हैं और जो उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में आजकल बोलना बंद कर दिए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो बयानबाजी करते थे, उस एजेंसी ने माफ़ी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर लिया। इससे ये पता चलता है कि श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखले हैं। वो बाहरी मतलब दिखावा करते हैं, वास्तविकता की धरातल पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय के एक्स वाले पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, मुझे उनसे ही पता चला कि मेरे पास दूसरा एपिक कार्ड है। मैंने 2016 से 17 में इसे हटाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अनुराग ठाकुर ने जो किया वही अमित मालवीय ने भी किया। वे दोनों हमें निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन अंततः चुनाव आयोग पर ही निशाना साध बैठे। यही मुद्दा हम उठाते रहे हैं, यही राहुल गांधी कह रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में मेरे वोट का दुरुपयोग हुआ और वो भाजपा को चला गया? मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मुझे उन्हीं से मालूम पड़ा कि मेरे दूसरा एपिक कार्ड है अभी जिंदा। मैंने 2016-17 में अप्लाई किया था उसको काटने का, नहीं कटा, ये मुझे आज मालूम पड़ा। तो हमारे सारे आरोप जो हम चुनाव आयोग पर लगाते हैं, जो सारे सवाल हम चुनाव आयोग पर खड़े करते हैं, वो अमित मालवीय ने भी साबित कर दिया। अब क्या चुनाव आयोग अमित मालवीय को से हलफनामा मांगेगा, जांच करेगा? हम भी चाहते हैं जांच हो ये सब बातों की। जो अनुराग ठाकुर ने किया वही अमित मालवीय ने किया। गोली हम पर चलाई, लग गई जाकर चुनाव आयोग को। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती देते आए हैं कि ये प्रक्रिया क्या है, कैसे चल रहा है चुनाव आयोग। नाम काटने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, मेरी नहीं है। मैं नहीं चला रहा हूं चुनाव आयोग। इस देश में चुनाव करवाने की, ठीक ढंग से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, किसी नागरिक की नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? यही तो हमारा सवाल है इनसे। अब मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, क्या मेरे वोट का दुरुपयोग हुआ है? क्या मेरे वोट का नई दिल्ली में दुरुपयोग होकर बीजेपी को वोट गया है? सीसीटीवी फुटेज दीजिए। चलिए, मेरा नाम बड़ा है, थोड़ा बहुत लोग पहचानते हैं, तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसे लाखों और नाम हैं जिन पर राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं, वो सब दुरुपयोग होते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।